समझिए बुआ, आप लोग शांति बनाइए। इस माइक से थोड़ा आवाज लेता है तो शांत रहिए, वो बोला नहीं है। इधर आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, कौन नाम है जी? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तब एगो लड़का कहा कि व्यापार मतलब समझ में आ रहा है, भूमंडलीकरण का होता है। देखो, जब हम वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं, उससे लाभ या हानि को कमाते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यापार। भूमंडलीकरण तुम लोग पढ़ चुके हो, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं, इसी को अंतर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ना, वैश्वीकरण। उसी में आप जोड़ दो कि विश्व के अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि को एक साथ जुड़ना, भूमंडलीकरण। अब वैश्वीकरण आया तो क्या सिर्फ व्यापार का लेन देन हो रहा है, भाषा का लेन देन नहीं हो रहा है, रीति रिवाज का लेन देन नहीं हो रहा है, संस्कृति का लेन देन नहीं हो रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो बस लिखते हैं कि विश्व भर के अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। जब भूमंडलीकरण आए तो उसमें भाषा, संस्कृति, इन सब चीजों को ऐड कर दो। समझ गए? क्लियर? पहला यही आप लोगों को पढ़ना है। देखो, अगर आपसे पूछे कि व्यापार किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी वस्तु या सेवा को बेचती या खरीदती है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? व्यापार कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना नू? दूसरा है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा दे ऐसे करके। तो बोलना, जब विश्व भर के देशों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार, तकनीक इत्यादि एक दूसरे से जुड़ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। 2 नंबर तुम्हारा हो गया। ठीक। अब ये जो भूमंडलीकरण है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो है विश्व बाजार। दुनिया भर के देश आज क्या बन गया है? एक बाजार बन गया है। ठीक। ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है भूमंडलीकरण में या व्यापार में। बाजार ना हो तो व्यापार भी नहीं होगा और ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तब सवाल है कि क्या ये जो भूमंडलीकरण है या ये जो विश्व बाजार है, ये पहली बार है कि इतिहास में पीछे भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है? तो इतिहास में ये सारी घटनाएं हो चुकी है। ये विश्व बाजार का दूसरा चरण है। पहला चरण पहले ही कंप्लीट हो गया है। शहरीकरण का ये दूसरा चरण है, पहला चरण पहले ही कंप्लीट हो चुका है। समझ गए? तो कई सारी चीजें जो इतिहास में पीछे हो चुका है दोबारा हो रहा है। समझ गए? तो देखो, कब से हम लोगों को विश्व बाजार के साक्ष्य मिलते हैं? जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, जो कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, 6th में ही पढ़ना है, आप पढ़िएगा 12th में, फिर कंपटीशन करने जाइएगा तो वहां पढ़िएगा। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो ये दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है और सबसे बड़ी बात कि ये भारत में ही है। इसका ज़्यादातर हिस्सा आज पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी उसका हिस्सा है और कई सारे और पाकिस्तान में जो हैं उससे भी बड़े बड़े चीज़ें यहाँ मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था, न था, शहर था पूरा, तब वो पूरा एगो चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर तो हम तुमको बता नहीं सकते यहाँ। ठीक। उसमें समझो कि बस यही था कि उस टाइम के लोग डेवलप थे। शहर था, 2 मंजिला घर था, बढ़िया रोड था, नाला था, सब कुछ का एकदम मतलब नियोजित तरीके से शहर बसाया गया था। नियोजित मतलब समझती है? प्लानिंग करके, ई ना कि एगो के घर ऊंचा में, एगो के घर खल्ला में, सब रोड एक दूसरे को समकोण पर काटता था। हर घर से निकलने के लिए रास्ता था, उसके साथ साथ नाली निकाला गया था। उस पद्धति को आज भी हम उपयोग करते हैं, तो वो सिंधु घाटी है। उस टाइम पे व्यापार भी होता था और व्यापार होता था मिस्र और मेसोपोटामिया से, जो कि दूसरे देश में है। आप जान ही रहे, मिस्र दूसरा देश है। ठीक। तो उन देशों में यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ व्यापार नहीं होता था, क्योंकि इन सभी के बारे में जानकारी हमें नहीं थी। अगर मैप में देखोगे तो वो बहुत दूर है, सीधे हम लोग के उपपट्टी है। और लोग पहले समुद्री यात्रा उतना दूर नहीं करते थे। 9th में आपको बताए हैं क्यों नहीं करते थे, उसको अंधकार युग भी कहते हैं,
कि जाएंगे समुंदर में तो कहीं गिर जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे, पृथ्वी चपटी, इस तरह के कई सारे। प्लस में साधन नहीं था, वो नाव, दिशा सूचक यंत्र, ये सब चीजें नहीं थी, तो उतना नहीं जानता था। लेकिन देखोगे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये तीनों भूमि से जुड़ा हुआ है, तो भूमि से हो करके यूरोप एशिया में व्यापार होते थे, अफ्रीका के साथ भी व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में, आज से लगभग हम तुमको बता रहे हैं, आज से 6000 साल पहले की कहानी, तब भी व्यापार होता था और तब भी विश्व बाजार था, क्योंकि यहाँ के कई सारे चीज मेसोपोटामिया और मिस्र में मिले हैं, और मिस्र मेसोपोटामिया के कई सारे चीज भारत में मिले हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो वहाँ के अवशेषों में ये सारी चीजें मिले हैं एक दूसरे जगह के। अब एक दूसरे जगह का सामान मिल रहा है, यानी एक दूसरे जगह के लोग जानते थे, एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे, तो विश्व बाजार तो तब भी था। अभी वाला जो है वो दूसरा चरण है, समझ गई। देखो, तो विश्व बाजार की अवधारणा के संकेत हमें प्राचीन काल से ही मिलने लगते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापारिक संबंध है वो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ था, इसकी हमें साक्ष्य मिलता है, इसका सबूत हमको मिलता है, तो तब भी विश्व बाजार था। उसके बाद उस टाइम पे कुछ जगह है जहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे लोग अपना सामान लेकर के जाते थे और खरीदते थे, बेचते थे। जैसे इधर इलाका के लोगों को सामान बेचना है तो अजमा एक केंद्र है, यहाँ पे आते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, नौतपुर जाएंगे, पटना जाएंगे। उसी प्रकार उस टाइम पे प्राचीन काल में दिलमुन, आज इसको हम लोग बहरीन नाम से जानते हैं, तो ये वो जगह था जहाँ पे व्यापार होता था। दुनिया भर के जो लोग थे उस टाइम पे जानकारी, जब भी हम यहाँ बोलेंगे दुनिया भर के, तो आप लोग अमेरिका दोनों है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको हटा दीजिए। जब भी हम बोल रहे हैं दुनिया भर के, तो तीन ही को रखना है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, यही तीनों को, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो ये दुनिया भर के लोग यहाँ पे, और एक जगह है मेलुआ। कई जगह मेलुआ जो है, माना जाता है कि मेलुआ सिंधु सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसको मिस्र मेसोपोटामिया के लोग मेलुआ कहते थे। तो जो भी जगह है, इन जगहों पे व्यापार होता था। ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, यानी दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पे उस टाइम पे आते थे। आज से 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना वस्तु सेवाओं की खरीद बिक्री करते थे। उसके बाद इसका एकदम स्पष्ट प्रमाण, क्योंकि ये जो है ये पूरे तरह से स्पष्ट नहीं है, उसका एक कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था, ये हम सभी को पता है, पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था थी, लेकिन वो क्या लिखा है वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। उनका जो लिखने का तरीका है, जो लिपि है, वो समझ में नहीं आया है। तो हम लोगों को नहीं पता वो क्या लिखे हुए हैं, हम लोग उसको रखते हैं चित्रात्मक में कि चित्र है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो सिर्फ उसमें चित्र के आधार पे, अवशेष में मोहर, मूर्ति वगैरह जो भी मिला है उसके आधार पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ जो है उसको हम न पढ़ पाए, न हमको पता कि उसमें क्या लिखल है, समझ गई। तो पूरा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, कई सारी चीज बर्बाद हो चुके हैं, पुराना है। बढ़िया वाला कब से मिलता है, तो वो मिलता है तुमको यहां से, अलेक्जेंड्रिया से। इस अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है सिकंदर, और सिकंदर का जो टाइम है वो मुख्य रूप से है बउआ, जो भारत में इसका टाइम है वो अनुसार से चलो तो 326 ईसा पूर्व से लगभग 323 के आसपास। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। तो इस टाइम पे आज से जोड़ो तो 2000 साल ई वाला, 300 ई वाला कितना हो गया, 2300। तो 2300, 2350 साल पहले की कहानी से हम लोगों को स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो 3000 वो वाला, 2000 ई वाला, कम से कम कितना हो जाएगा, 5000 साल पहले की कहानी पढ़ते हैं। जब भी तू सिंधु घाटी पढ़ रहा है तो वो घटना आज से 5000 साल पहले हुआ है, और सिकंदर के बारे में पढ़ रहा है तो वो आज से 2300 साल पहले हुआ है, ठीक। तो इस टाइम पे प्रमाण हमको कम मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन यहाँ से स्पष्ट प्रमाण हम लोगों को विश्व बाजार के मिलने लगता है। उस टाइम पे अलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ा शहर था जहाँ पे व्यापार होता था। यहाँ पे देखो, अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों महादेश के व्यापारी इस शहर में आते थे और यहाँ पे अपने वस्तु सेवाओं का खरीद बिक्री करते थे, समझ गई। तो ये विश्व बाजार का प्रमाण मिलता है। अब है कि इस शहर को बसाया किसने, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो बता दिए कि अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन है, सिकंदर। कहाँ के था, यूनान के था, ठीक ना। इसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। तो इसी ने बसाया था। ये शहर है कहाँ, तो आज के जो मिस्र है
तो मिस्र के उत्तर में जाइए, वहां पे लाल सागर मिलेगा, मैप में देखिएगा तब। ठीक, लाल सागर पे ही उसी के मुहाने पर, उसी के तट पर ये अलेक्जेंड्रिया शहर है। यहां तक क्लियर। अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाने वाला व्यक्ति सिकंदर, जो कि यूनान के शासक था, विश्व विजेता कहा जाता है, उसी ने मिस्र के उत्तर दिशा में लाल सागर के तट पर इस शहर को बसाया था, जो उस टाइम का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था, जहां पर अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे महादेश के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे। यहां तक क्लियर, कहानी क्लियर है। आगे आइए। उसके बाद आता है हम लोग का मध्यकाल, मध्ययुग। हम लोग पढ़ते हैं ना प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है, तो मध्यकाल में आइए। मध्यकाल को हम लोग 9th में जब पढ़े हैं तो उसको कहा जाता है अंधकार युग। लेकिन कई सारे इतिहासकार इस पे सवाल करते हैं कि कोई भी युग अंधकार नहीं होता है, ज्ञान की कमी हो सकता है, लेकिन उसको अंधकार युग न कहेंगे। बाकी जो भी है सब मिलाकर ये है कि मध्यकाल में हम लोगों के पास बहुत कम जानकारी थी, अंधविश्वास ज्यादा था, लेकिन उसी दौरान कुछ नया चीज भी हो रहा था। उसी दौरान यहाँ पे भौगोलिक खोज हुए। मध्यकाल में ही कोलंबस अमेरिका के खोज किया। मध्यकाल में ही, एक मिनट, वास्को डी गामा, हाँ, भारत आया। ठीक, फिर हम लोग 9th में पढ़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया है या बाकी न्यूजीलैंड, ये सब जो है सब जगहों की खोज हुई। और पूरा देखो कि 1600 ईस्वी आते आते पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ चुका था, हर जगह की जानकारी हमें हो चुकी थी। तो भौगोलिक खोज हुआ। भौगोलिक खोज होने में सबसे बड़ी भूमिका थी उस टाइम पे जो नए नए खोज रहे थे, जैसे कैरावल नाव के बारे में बताए थे, कैरावल नाव बताए थे ना, जो तेज रफ्तार में चलता था। हाँ, दिशा सूचक यंत्र के खोज हो चुका था, मैप थोड़ा बेहतर बन चुका था। तो इस तरह के कई सारी चीजें हो चुकी थी। ये जो अंधविश्वास था कि समुद्र कहीं विलीन हो जाता है, मैगलन पूरा चक्कर लगा दिया, कहा कि सब समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी गोल है, भाले ओकरा लगे ओकरा फांसी दे दिया जाए, वो अलग बात। तो कई सारे खोज हो चुकी थी, लोग अंधविश्वास से बाहर निकल गए थे, जो मन में डर था उससे बाहर निकले। जब ये सारी चीजें हुई तो वहां पे पुनर्जागरण भी हुआ है। पुनर्जागरण तुम लोग को 11th में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा बढ़िया से। इस टाइम पे यूरोप में देखोगे ना तो हर जगह चर्च का बोलबाला था, राजा के, चर्च और राजा जो वो करा है वही सही है। लोग उसी को मानता था कि जो चर्च के पादरी, बिशप या पोप जो भी है वो जो कह दिया वही सही है। वो कह रहा कि ये पाप है तो पाप है, वो कह रहे पुण्य है तो पुण्य है। लेकिन बाद में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण में एक बड़ी भूमिका होती है छापखाना के। अगला चैप्टर वही है आप लोगों का, मुद्रण, छपैया होने लगी। और अब बाइबल जो लोग खाली पादरी पोप पढ़ते थे और कुछ अमीर लोग, वो हर लोगों के पास उपलब्ध होने लगी। लोग अपना विचार को लिखने लगे और लोगों तक पहुंचाने लगे लिख लिख के। ऐसे एक ही विचार को 50 जगह भेजना है तो 50 जगह हमको जाके बोलना पड़ेगा। और लिखल आ गया तो एक बार हम लिख दिए, लोगों तक पहुंच गया, हम दूसरा लिखने में लग गए। तो इस तरह से कई सारी चीजें बदली और लोगों का बुद्धि जो है खुला, वो हर बात को तर्क पे कसने लगे, ऐसा है तो क्यों है, सवाल करने लगे। और इससे फायदा ये हुआ कि उन लोगों को समझ में आने लगा कि पादरी, राजा ये सब मिलकर हमको गुमराह करता है। और तब उन लोगों ने उसमें सुधार करने की बात की। वही था क्या, पुनर्जागरण, फिर से जगे, पहले जैसा बनना है, हमको अपना अधिकार चाहिए। ठीक, उसके बाद इस टाइम पे कई सारे देशों में देखो तो राष्ट्रवाद की भावना जगी, लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ने लगे। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, ठीक, इतिहास के पहले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई सारी घटना हुआ और इन्हीं सारी घटनाओं ने इतिहास के एक नए काल को जन्म दिया, जिसका नाम है आधुनिक काल। यहां से आधुनिक काल की शुरुआत हुआ। और आधुनिक काल में एक चीज और हुआ, वाणिज्यिक क्रांति। अब मन में सवाल आएगा कि वाणिज्यिक क्रांति क्या होता है। जब व्यापार एकाएक बढ़ने लगे, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक क्रांति। तो इस दौरान दो चीजें हुई, एक तो आधुनिक काल की शुरुआत हुई, दूसरा इस टाइम पे व्यापार भी विकसित हुआ था ना। इंग्लैंड, भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसे महादेशों को, उसमें जो देश है उन सबको गुलाम बनाना शुरू किया था। तो वाणिज्यिक क्रांति हुआ। इसी दौरान औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति के बारे में पीछे हम लोग और पढ़ भी लिए हैं। ठीक, तो उसको थोड़ा सा लेके कहानी में आगे बढ़ना। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अब क्या बदल रहा है धीरे धीरे। हम प्राचीन काल से विश्व बाजार को शुरू करके धीरे धीरे कहाँ रहे हैं, आधुनिक काल की ओर आ रहे हैं। हम लोग मध्य काल में अभी घूम रहे हैं, एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं।
ज्यादा नहीं जानना है, ज्यादा आगे क्लास में जानना है। तो देखिए, तो वाणिज्य क्रांति आया, वाणिज्य क्रांति ने ही सही मायने में विश्व बाजार को जन्म दिया, और इसको जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाया वो है औद्योगिक क्रांति। इसने इसको विस्तार किया, समझ गई। वाणिज्य क्रांति ने विश्व बाजार को जन्म दिया। जब व्यापार में क्रांति आई, व्यापार बढ़ने लगा, तो लगा कि 18वीं 19वीं का हो, 19वीं में मत जाओ, इसमें आपको मुख्य रूप से है 17वीं से 18वीं, यही मुख्य है। असल में औद्योगिक क्रांति सबकी जो शुरुआत हुई है ना, वो 1750 के बाद हुआ है। तो 1750 के बाद हुआ है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होगा, समझ गया। इस टाइम पे हम अभी हैं 1700 में। औद्योगिक क्रांति यहाँ रहो, यहाँ, हाँ 18वीं शताब्दी साल पूछे तो 1750 के बाद, पूर्णतः इसको पूछे तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक। 19वीं नहीं, उत्तरार्ध पूर्वार्ध न समझ में आता है। 1750 के पहले की बात हो, जैसे 49, 1730, 1720, तो उसको कहते हैं पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब होता है पहले, एन्ने वाला पूर्वार्ध है, एन्ने वाला उत्तरार्ध। तो जब एन्ने आएगा तो घटते जाना है, एन्ने आएगा तो बढ़ते जाता है। तो अगर शताब्दी में लेना है तो ये पूर्वार्ध में, हम एन्ने महीना आएंगे। पूर्वार्ध मतलब पहले, हाँ हाँ, बाद में, 1750 के बाद में, ठीक। आप लोग तो पूरा पढ़वे किए हैं कि पावर लूम का आविष्कार कब हुआ, फिर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब हुआ, वाष्प इंजन, सब देखो 1750 के बाद मिलेगा, दो चार, एक आध दूगो के छोड़ के, ठीक, सब कुछ है। तो इन सारी चीजों का विकास हो रहा था। तो ये जो हम लोगों का जो ये बाजार है, विश्व बाजार, इसको बढ़ाने में इसको जन्म दिया कौन? वाणिज्य क्रांति। जब व्यापार बढ़ा तो लगा कि जब मेरे पास है तो उस देश में भी कर लेते हैं, उस देश में भी कर लेते हैं, उस देश में भी करते हैं। तो इस तरह से इसका जन्म हुआ विश्व बाजार के। पहले यहाँ सुनो, फिर उसको बताते हैं। ये क्लियर हुआ? मेरा व्यापार बढ़ा, मान लो हम यहाँ भारत में हैं, हम ये व्यापार कर रहे हैं, मेरा बढ़ेगा तो दूसरे देश में भी लगाएंगे, तीसरे देश में भी लगाएंगे, चौथे में भी लगाएंगे। लगा लिया, उसको मजबूत बनाने का काम किया औद्योगिक क्रांति। मान लो यहाँ पे हम 4 जगह अपना फैक्ट्री लगा लेते हैं, ठीक। हम 4 जगह कोचिंग खोल लिए, और हमारे पास पढ़ाने के लिए बोर्ड, बेंच, ये सब जो भी आवश्यकता चीज है ये नहीं है, तो क्या हम बेहतर से चला पाएंगे? इन सब चीजों को कौन बनाता है? मशीन। उद्योग में बनता है, कहीं इसका फैक्ट्री है जहां बना है, कहीं बेंच का फैक्ट्री है जहां बना है, कहीं इसका फैक्ट्री है जहां बना है। तो उसको मजबूत कौन बनाएगा? मेरे व्यापार को। व्यापार जब मेरा बढ़ेगा तो हम दुनिया भर में व्यापार करेंगे, और उस व्यापार को मजबूत बनाने का काम कौन करेगा? औद्योगिक क्रांति। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो मेरा व्यापार मजबूत नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? मुंह देख के लग रहा है कि ना रहा है? व्यापार मतलब समझता है क्या होता है? का वस्तुओं का खरीद बिक्री को हम क्या कहते हैं? वस्तु सेवा खरीद बिक्री के व्यापार कहते हैं। अभी मान लो हम छोटा हैं, छोटे व्यापारी हैं, हम अजमेर भर में अपना सामान दे रहे हैं, लेकिन मेरा पूंजी बढ़ गया, बचत हो गया, तो क्या हम नवतपुर नहीं खोल सकते हैं? खोल सकते हैं। वहां भी पूंजी बढ़ गया, हम बीटा नहीं खोल सकते हैं, हम पटना नहीं खोल सकते हैं, दानापुर नहीं खोल सकते हैं। जब मेरा व्यापार में क्रांति आया, क्रांति मतलब क्या होता है? एक व्यापार में बढ़ोतरी होना। तो देखो, तो अजमा से हम नवतपुर, बीटा, दानापुर, पटना फैल गए, तो व्यापार में क्रांति हुआ कि ना हुआ? तो हमारे बाजार को बड़ा किया कि ना किया? ये मान लो ये सब अलग अलग देश है, तो विश्व बाजार हुआ कि ना हुआ? इतना क्लियर हुआ? हम मान लो अजमा एगो देश है, नौतपुर एगो देश है, बीटा एगो देश है, दानापुर एगो देश है, पटना एगो देश है। इन सभी देशों में हम व्यापार कर रहे हैं, तो विश्व व्यापार हम कर रहे हैं, विश्व बाजार हम मेरे लिए हो गया, हर जगह अपना सेवा बेच रहे हैं। इतना क्लियर? अब तुम बताओ, अगर उद्योग न रहेगा तो क्या हम अपने इस व्यापार को बढ़ा पाएंगे? तो हम व्यापार को बढ़ाते हैं तो विश्व बाजार का निर्माण होता है, और इस विश्व बाजार को मजबूत बनाने का काम कौन करता है? औद्योगिक क्रांति। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो हम व्यापार तो फैला लेंगे, लेकिन जितना सुविधा देना चाहिए वो सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। वो किसके वजह से दे पाते हैं हम लोग? इसके वजह से। तो वाणिज्य क्रांति ने विश्व बाजार को जन्म दिया सही मायने में, और उसको मजबूत बनाने का काम, उसको फैलाने का काम कौन किया?
औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यहाँ पे वस्तु सेवा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, तो व्यापारियों को लगा कि अब हमको दूसरे देश में भी जाके बेचना चाहिए। इसी प्रक्रिया ने आगे चल करके उपनिवेशवाद को जन्म दिया। जब बड़े व्यापारियों को लगा कि हमको सामान दूसरे देश में बेचना चाहिए, तो दूसरे देश में बेचने गया। अब बेच रहा है तो बनाने के लिए कच्चा पदार्थ भी आपको चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता है। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर फलाने देश पर हम कब्जा कर लें, भारत में हम कब्जा कर लें, तो यहाँ पे बेचने के लिए मुझे बाजार भी मिल जाएगा और कच्चा माल भी मिल जाएगा। तो इसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ये पूरा एक क्रम में प्रक्रिया चलते आ रहा है, समझ गया कैसे व्यापार में क्रांति हो रहा है। या भौगोलिक खोज हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद व्यापार में क्रांति, व्यापार ने विश्व बाजार को जन्म दिया, विश्व बाजार को औद्योगिक क्रांति ने बड़ा किया, और फिर उस सब ने मिल करके उपनिवेशवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद के बाद हम कहो कि दुनिया भर के देशों में राष्ट्रवादी भावना आई, लोकतंत्र को मजबूत हुआ, कई सारी चीजें हुई हैं, समझी। सब क्रम में चलते आ रहा है। अब पहले से कुछ तय नहीं था, नहीं पता था कि आगे क्या होगा, वो आवश्यकता के अनुसार बनते गया है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो धीरे धीरे बनते गया, और बाद में जब इतिहास लिखा है तो सारी चीजें क्रम में लिखा रहा है। हम लोग को पता है कि अगला चरण में इतिहास में क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है। हाँ, अभी एक चीज चल रहा है, अभी डिजिटल क्रांति चल रहा है। हाँ, डिजिटल क्रांति मतलब समझ रही हो, हर चीज डिजिटल हो रहा है। देखते देखते इधर देखो 5 से 10 साल में सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो एकाएक किसी चीज में जब बदलाव होता है तो उसी को हम क्रांति कहते हैं, समझ गए। क्लियर हुआ। यहाँ आगे बढ़े, देखो विश्व बाजार किसको कहते हैं, परिभाषा पूछे तो यही बताना है। वैसे बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। हमको जो भी चीज चाहिए वहां पे मिल गया तो विश्व बाजार है। हम पटना गए, पटना दुनिया भर के चीजें हमको मिल रही है तो विश्व बाजार है, पूरे विश्व का सामान वहां मिल रहा है, समझ गए। जैसे देखो हम लोग का मुंबई है, क्या चीज है, विश्व बाजार है। तुम मुंबई में जाओ दुनिया भर के हर चीज मिल जाएगा तुमको। तुम लंदन जाओ दुनिया भर के हर चीज मिल जाएगा। तुम कोलकाता जाओ हर चीज मिल जाएगा, तुम दिल्ली जाओ हर चीज मिल जाएगा। इसके बाद दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जो भी तुमको नाम याद आता है, जैसे मान लो तुमको जिनेवा नाम याद आ रहा है, जाओ जिनेवा, सब मिल जाएगा तुमको। और भी जितने भी देश आ रहे हैं, अमेरिका के तुमको वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ये सब शहर याद आ रहा है। ये सभी शहर जो हैं वो विश्व बाजार के केंद्र हैं। यहाँ पे आपको दुनिया भर की सारी चीजें मिल जाएगी। एक ही दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे आप न्यूयॉर्क में घूमेंगे तो लगभग हर देश की चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। आप पूरे मुंबई में ढूंढिए, दुनिया भर की चीजें आपको वहां मिल जाएगी। आप ढूंढिएगा एक पर्टिकुलर जगह पे कि मुंबई में हम फलने जगह जाएंगे, चांदनी चौक जाएंगे, और वहीं पे हमको सब चाहिए, तो जरूरी नहीं कि वहां पे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन आप पूरे मुंबई में ढूंढिएगा तो मिलने की संभावना है, मिल जाएगा। समझ गया। विश्व बाजार समझ में आया जी। जहां दुनिया भर की सारी चीजें खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उस बाजार को हम विश्व बाजार कहते हैं। याद करने की चीज नहीं है, बस समझने की चीज है। अगला है वाणिज्य क्रांति, तो इसके बारे में भी हम बता दिए। जब व्यापार के क्षेत्र में जल स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व में व्यापार के विकास होता है, एकाएक उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य क्रांति कहते हैं। अगर पूछा जाए कि वाणिज्य क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप बताइएगा कि वो इंग्लैंड से हुआ है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, इंग्लैंड से हुआ है। ठीक, पूछेगा औद्योगिक क्रांति के आधार क्या था, यानी वो कौन सा चीज था जिसने उद्योग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, विकसित किया, तो वो था कपड़ा। सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग लगा था। ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन सिखा दियो, समझ गई। क्लियर यहां तक है। आगे बढ़े। अब देखो औद्योगिक क्रांति, तो इसके बारे में अभी हम तुमको बता दिए कि जब उत्पादन के कार्य में हाथ के जगह मशीन और कारखाना जैसे चीजों का प्रयोग होने लगे और उत्पादन पहले से ज्यादा मात्रा में होने लगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 1750 के बाद हुआ था, और कहाँ हुआ था बुआ, इंग्लैंड में। वहां पे ज्यादा था, अपन बनाया, वहां पे मशीन बना तो वहां पे विकसित हुआ। ज्यादातर जो आविष्कार हो रहा था वो उधर हो रहा था। भारत तो उस टाइम पे यह में व्यस्त था कि हम राजा बनी कि तू राजा बनेगा। 1707 में औरंगजेब मर चुका है, अब सब अपने में भिड़ रहा है, हम राजा के तू राजा। और अंग्रेज तब तक यहाँ पे व्यापार करने आ गया था। वो सब तो 1498 के बाद सब आ ही लगा था लगातार।
पहले पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, स्पेनिश आया, सब तो आ ही रहा है यहाँ, डेनमार्क से आया। आई सब अलगे तुनी के लड़ाई में भिड़ल यहाँ कि लड़ तू राजा बन, ही राजा बन, हई राजा बन, हऊ राजा बन। हाँ, जिस टाइम पे अंग्रेज आया था उस टाइम को चल रहा है तुमको 1498। अंग्रेज नहीं आया था, पुर्तगाली जब आया था तो वास्को डी गामा मतलब पुर्तगाली न था, पुर्तगाली के तो 1498 से ले लो ना, तो उस टाइम पे शासन था दिल्ली सल्तनत में, तुमको चल रहा है खिलजी नहीं, तुगलक सैयद लोदी, सैयद वंश लोदी वंश चल रहा होगा, ठीक। जहां तक है लोदी वंश होगा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी सब। उसके बाद फिर बाबर आ जाएगा तो मुगल वंश, अब पूरा काल तक वही रहेगा। बीच में छिटपुट में राजा हैं, जैसे कहेगा शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, या दक्षिण में जो भी हुआ है हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय, सब है, लेकिन मुख्य रूप में बड़ा राजा जो था वो कौन था? मुगल था। समझ गया? तो अब उस अभी 11th में पढ़ना है कि कौन सा यात्री किस देश के था और भारत के किस राजा के दरबार में आया था, तो एक अलग चीज है। समझ गए? लेकिन व्यापारी यहाँ पहुंच चुका था। पीछे हम तुमको पढ़ा दें कि 1651 में कलकत्ता में हुगली नदी किनारे अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री भी लगा ली थी। अगर पूछेगा ना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो 1600 में, लेकिन भारत में 1650 के बाद हुआ है। हुगली नदी पर जब वो अपना बनाया था, और फोर्ट विलियम नाम के किला से उसको घेरा भी था, जिसके बाद वहां के राजा इसका विरोध किया था कि कैसे घेर लिया तुम। धीरे धीरे पूरा 8वां के कहने, 8वां में तो न जा सकते हैं। हाँ जी, तो कलकत्ता कहाँ है? फिर 1757 की लड़ाई, अब वो सब एक अलग कहानी है। अब यही है, देखो पीछे से पढ़ के याद रखने के यही फायदा है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में वो सारी बातें आ जाएगी। सिराजुद्दौला, फिर बना मीर जाफर मीर कासिम करके, ठीक। हाँ, फिर उसका दामाद ऐसे करके, वो पूरा अलग कहानी है। पहले सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर, जो दगाबाजी कर दिया। दूगो और व्यक्ति था व्यापारी, इसका नंबर नहीं याद रहा है हमको। एगो के नाम था जगत सेठ, एक और है, 3 गो था, जगत सेठ है, मीर जाफर, कौन तो है। तीनों को अंग्रेज अपना में मिला लिया था, इसीलिए युद्ध में हार गया था। समझिए? वो अलग कहानी, वो न ले जाओ, है नहीं आओ। फिर जब कंपटीशन ये सबके दुनिया में आएगा ना, अगर हमारा से भेंट करेगा ना, तो कोई ओड बोर्ड कोई नोट्स नहीं रहेगा। ये सब लिखल पिखल वाला कहानी खत्म। मैं रहूंगा, बोर्ड रहेगा, तुम्हारा कॉपी रहेगा, नोट्स रहेगा, बस आपको नोट्स मिलेगा। सिर्फ कहानी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहानी। आने वाले 4 साल 5 साल में अभी मेरी तैयारी उसी की चल रही है। सब दिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक। 4 साल से 5 साल यहाँ है हम 10-12 तक, उसके बाद हम भागेंगे कंपटीशन वाला में, हमको वो पढ़ाना है। तब तक बेस पहले मजबूत करना है नीचे से। ये सब ये जो भूल रहे हैं ना कि जगत सेठ है, मीर जाफर है, कौन था, लालचंद ऐसे करके कुछ नाम था, ये भूलना नहीं है, सब याद रहना चाहिए। आगे देखिए, विश्व बाजार की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। वाणिज्यिक क्रांति आया, व्यापार फैला, लेकिन उसको मजबूत कौन बना दिया? औद्योगिक क्रांति। और कहां से शुरू हुआ इसकी? इंग्लैंड से। उत्पादन के बढ़ने से हुआ क्या था कि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। और इस चीज ने इंग्लैंड वासियों को, या जो यूरोप वासी थे, उनका ध्यान खींचा अफ्रीका, अमेरिका और एशिया जैसे महादेशों ने, कि इन देशों में अगर हम उपनिवेश की स्थापना कर लें, इनके ऊपर अगर हम कब्जा कर लें, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें, तो बेचने के लिए हमको बाजार भी मिल जाएगा जहां पे हमको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और कच्चा माल भी हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा औने पौने मनमाने दाम पर। समझ गए? तो इसी चीज के लिए ये लोग कहाँ आएंगे? इस तरफ आएंगे, और यहाँ से जन्म होगा किसका? उपनिवेशवाद के। आगे चल करके इसी प्रक्रिया ने एक नए शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपनिवेशवाद से के नाम से, ठीक। इसी ने ये जो औद्योगिक क्रांति आई, जो विश्व बाजार हुआ, या वाणिज्य क्रांति आई, इन्हीं सब ने मिल करके इंग्लैंड के मैनचेस्टर, लिवरपूल और लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया, जो व्यापार के केंद्र थे। मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे ये सब जगह तो जाना ही जाता है किसके लिए? कपड़ा उद्योग के लिए।
ठीक, ये सब पीछे पढ़ाए हुए हैं। और ये भी बताएं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना कपड़ा यहाँ बनता है उसी के जैसा कहाँ बनता है? अहमदाबाद में। अगर पूछ देवे मैनचेस्टर में कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा है, तो वो कौन है? कपड़ा के। समझ गया? उसके बाद यहाँ देखो बता दिया कि औद्योगिक क्रांति और विश्व बाजार के स्वरूप का आधार जो है वो क्या था? कपड़ा उद्योग था। अभी हम तुम लोगों को पीछे भी बता दिए हैं कि औद्योगिक क्रांति में सबसे प्रमुख क्या है? कपड़ा है, बाकी की चीजें बाद में। औद्योगिक क्रांति ने व्यापार, श्रमिकों के पलायन, पूंजी के प्रवाह जैसे 3 नए आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। जब औद्योगिक क्रांति आया तो व्यापार भी फैला, एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगा। दूसरा चीज, जब व्यापार होने लगा, औद्योगिक में क्रांति के बाद उद्योग खुलने लगे, कारखाने लगने लगे, तो उसमें काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो मजदूरों का पलायन होने लगा। यहाँ के मजदूर वहाँ ऐसे होने लगा, जहाँ फैक्ट्री था वहाँ पे लोग जाने लगे, अपने गांव शहर को छोड़ के उन शहरों में जाने लगे जहाँ पे कारखाने लग रहे थे। तो ये भी एक चीज हुआ। उसके बाद पूंजी का प्रवाह, लोग पूरा बिना सोचे समझे रुपया लगाने लगे, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने लगे। जितना लगाने लगाओ, क्योंकि जितने लगाता उतने ही उसका उत्पादन बढ़ता। एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री करने लगा, 10 से 50, 50 से 100। तो ये सारी चीजें जो हुई वो किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक, उपनिवेशिक देशों से श्रमिकों को एक समझौते के द्वारा निश्चित अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इस दौरान ये भी हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आई, व्यापार फैला। व्यापार के लिए लोग भारत आए या बाकी अफ्रीका में गए, दक्षिण अफ्रीका गए, अमेरिका गए, जहां भी गए। अब यहाँ पे एक काम किए, इनके देश में जनसंख्या कम है। अब अपने देश के हर व्यक्ति को ये भारत, अफ्रीका और अमेरिका भेज नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को अफ्रीका, अफ्रीका के लोगों को यहाँ, अमेरिका के लोगों को अफ्रीका, यहाँ यहाँ ऐसे करके एक जगह से दूसरे जगह आवश्यकता के अनुसार लेके जाने लगे। समझ में? यहाँ जैसे मान लो अंग्रेज को या कोई भी जो विदेशी कंपनी यहाँ पे था, उसको लगा कि हमको अफ्रीका में मजदूर की जरूरत है, तो मजदूर की पूर्ति भारत के मजदूरों से या अमेरिका के मजदूरों से कर लिया। उन दोनों जगहों के मजदूर को लेके कहाँ चला गया? अफ्रीका में। इंग्लैंड क्या करे ले जाएगा? हाँ, अगर इंग्लैंड में जरूरत पड़ेगा तो इंग्लैंड भी लेके जाएगा। ठीक, अगर अमेरिका में जरूरत पड़ रहा है तो इन दोनों जगहों से उठा करके वहां, अगर उसको लग रहा है कि भारत में जरूरत है तो उन दोनों जगह से उठा के भारत में। और इन मजदूरों का जो लेन देन होता था वो एक समझौते के द्वारा होता था। एक निश्चित समय के लिए समझौता होता था कि हम 5 साल 10 साल के लिए तुमको ले जा रहे हैं। वो अलग बात है कि बाद में वो वहीं फंस जाते थे। इसीलिए आप अमेरिका अफ्रीका में जाइएगा तो कई सारे आपको वहां भारतीय मिल जाएंगे, पूरा का पूरा एक गांव शहर मिल जाएगा मूल रूप से भारतीयों का। क्योंकि जब वो लोग वहां गए तो वहीं पे बस गए, वहीं पे अपना रोजी रोजगार सब कर लिए, यहाँ नहीं आए लौट के। ठीक, तो इस तरह की ये चीजें हुई। समझ में? यहाँ तो ये लेन देन होता था। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर होता है, देखो समझौता को अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक, तो एग्रीमेंट वाला मजदूर होता है। लेकिन हमने बिहारी आदमी, हमने तो अंग्रेजी के रीढ़ तुड़ दही बोले घड़ी तुड़ दही ना, वर्ड के वेयर पढ़ा ही, नो के कनो पढ़ा ही। हाँ, पढ़ते हैं ना जी। कई सारा डच के डुज पढ़ते हैं, इंडिफिनिट के इंडिफिनाइट पढ़ते हैं, डिसऑनेस्ट के स्पेलिंग बतेवे किए हैं। तो इस समय तो हम कलाकार हैं, प्राकृतिक है। तो एग्रीमेंट ही टूटे टूटे गिरमिटिया बन गया है। भाषा जो है ना वो टूटे 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 गिरमिटिया शब्द बना है। समझ गई? वो असल में गिरमिटिया नहीं है, अनुबंध है, एग्रीमेंट है। जो एग्रीमेंट होता है ना वही है। समझ गई? तो इन लोगों को वहां ले जाया जाता था, इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। और इनकी मजदूरी बहुत कम होती थी। इनको एक निश्चित समझौते पर कितना पैसा देंगे दे करके ले जाया जाता था। कई लोग वहां जाके फंस भी जाते थे। ठीक, बहुत कम मजदूरी मिलता था, काम बहुत ज्यादा था। काम का करते थे तो मुख्य रूप से ये लोग कृषि कार्य को करते थे। हाँ, तो उन सब देशों में कृषि नहीं होती है। कृषि में भी जो नगदी फसल है जैसे कि गन्ना, चाय, तंबाकू, इस सब के उत्पादन में इनको लगाया जाता था। क्या है कि यहाँ से कंपनी को इनकम ज्यादा होता था, यहाँ से ज्यादा लाभ कमाता था। तो यहाँ से मजदूरों को इन जगहों पे काम करने के लिए ले जाया जाता था। समझ गए? उसके बाद औद्योगिक क्रांति ने एक चीज और किया। जो उपनिवेश देश थे, जैसे मान लो भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका, ये सब जो देश हैं, इन देशों की अर्थव्यवस्था यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था से एकदम सीधे जुड़ गया। जैसे यूरोप में इंग्लैंड है,
फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सब देश हैं। और इन सभी देशों ने कहाँ पे कब्जा कर रखा है? एशिया में जो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, उन जगहों पे लोग कब्जा कर लिए हैं। उनका इनकम कहाँ से होता है? मुख्य रूप से इन देशों से हो रहा था। जो यूरोप के देश है, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सब, उनका इनकम कहाँ से हो रहा है? फेंक के मार दुख रहे। जैसे मान लो तुम लोग हो, जिसे उधर से 4 देश है कि ये इंग्लैंड है, फ्रांस है, और ये हो गए पुर्तगाल है, ये हो गया स्पेन। इन 4 देशों ने इधर कर लिया कब्जा। तो अब इसकी अर्थव्यवस्था जो है, ये उपनिवेश देश हो गया, ये सब गुलाम देश। अब इसकी अर्थव्यवस्था जो है पूरे तरह से एकदम किससे जुड़ गया? उससे। उसका इनकम, फायदा या नुकसान इससे जुड़ा हुआ है, और इसका उससे। तो यहाँ पे कहाँ कहा जा रहा है कि आप गुलाम नहीं है? तो ये ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था पूरे तरह से किस पे निर्भर हो गया था? तुम्हारा अर्थव्यवस्था पूरे तरह से किस पे निर्भर हो गया? इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया। वही तो खाली यहाँ बता रहा है। इसी ने तो आगे चल के विश्व बाजार को जन्म दिया था, और उसको मजबूत बनाया, और उसको विस्तार किया। ये उपनिवेशवाद आया तब उसको मजबूत और मजबूत कर दिया। समझ गए? कोई रुकावटें नहीं था। हाँ, तो हाल ही तना कब्जा कैले हलाई, तो शक्तिशाली कैसू हुआ ना? युद्ध में अपनाया जाता है साम दाम दंड भेद। हाँ, पहले साम मतलब समझता है, पहले बात करेंगे कि भाई रे मान ले, हाँ बढ़िया से ना, तो खरीदेंगे, दाम लगेगा, बोल कितना करोड़ चाहिए तोरा ना, तो तोरा टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, और वो ना हुआ तो तोरा अपने में तुरवा देंगे। साम दाम दंड भेद। और अंग्रेजों ने इन 4 नीतियों को बखूबी निभाया। उनकी तो नीति ही थी डिवाइड एंड रूल। और हमने बेवकूफ, हमने तो आज तक लड़ रहे हैं बीजेपी आरजेडी करके, तभी लड़िए रहे हैं। हमने के खून में वो चीज है, खत्म नहीं होगा। उस सब के खून में चतुराई है, हमने के खून में मूर्खताई है। हाँ, तो क्या हो गया? तो चोर के सरकारें बने, वो तो चोरी ना होता ये। हाँ, ये है। चलिए, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के बारे में पीछे पढ़ा दिए कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के चीजों पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, उस पे अपना अधिकार जमा लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। जो देश इसमें उपनिवेश बनता है, मतलब जो उसका गुलाम बनता है, जो हारता है वही उसका गुलाम या उपनिवेश कहलाता है। क्लियर? गोल गोल ना घुमा। अगर पूछे उपनिवेश और उपनिवेशवाद, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उपनिवेशवाद पूछेगा तो बताना है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। और जिस देश पे वो अधिकार स्थापित करता है, उस देश को हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि भारत पर इंग्लैंड, तो इंग्लैंड है ना? अरे इंग्लैंड है ना? हाँ वो है इंग्लैंड। अच्छा ठीक, इंग्लैंड। समझ गए? अरे ब्रिटेन खुश। हाँ, तो ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया, तो ये कब्जा करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। और भारत पे उसका कब्जा हुआ था, भारत उसका उपनिवेश हो गया। समझ गए? तो ये भी क्लियर है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक शोषण, लूटना। जैसे राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, उसी प्रकार इसका एकमात्र उद्देश्य है शोषण करना, उस देश के संसाधनों को लूटना, वहां के धन संपत्ति को लूटना। उपनिवेश किसी को हम गुलाम क्यों बनाते हैं? हम तोरा अपन गुलाम कहला बनाएंगे? अपन मर्जी से चलाए वाला खूब खटवाएंगे। हाँ, तो वही समझ गया? नहीं बनेगी। संविधान बदल देंगे। संविधान हम नहीं ना बनाए हैं। 19 के में। हाँ रुकिए ना 5-10 मिनट, हम लोग डिसाइड कर लीजिए। तू तो जेबे करेगा।
उसका तो घंटी खत्म हो गया। मैथ वाले सर रह गए, आपको भी जाना है, अनिवार्य है। 10th वाला डिसाइड करे, अगर मैथ पढ़ेगा तो ये मैथ वाला सर रुक जाएंगे, किमाड़ी लगा देगा, हम भी चले जाएंगे, हमको भी जाना है। वो जा रहा है, हमको भी काम है, हम भी जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो। 10th वाला अगर चाहे तो मैथ वाला सर से पढ़ सकता है, ये सब को पढ़, उसको भी जाना है, उसको भी जाना है। सुनिए, क्लास चल रहा है, इतना हल्ला मत कीजिए। माइक ही वाला है, ये लेता है। आ गया ये बुआ। अगर पूछे गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे, तो बता देना है कि औपनिवेशिक देशों के वैसे मजदूर जो एक समझौते के द्वारा किसी दूसरे देश में काम करने जाते थे, तो उन मजदूरों को हम क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर। अब यहाँ हम क्या लिखे हैं, ये औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक थे जिन्हें एक निश्चित समझौते द्वारा निश्चित समय के लिए इंग्लैंड अपने शासित क्षेत्रों में, या जो भी देश था, इंग्लैंड तो एक नाम है, जो भी था, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जो भी था, वो इन लोगों को दूसरे देश में जब काम करने के लिए ले जाता था अनुबंध के द्वारा, समझौता करके, तो ऐसे ही मजदूरों को हम क्या कहते थे, गिरमिटिया मजदूर। इसमें कोई दिक्कत है? एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, बहुत MBBI पूछेगा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाए जाते थे, तो तुम लोग बबुआ याद रखना कम से कम ही पश्चिमी बिहार से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी अपन याद रखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जाता था, यानी उत्तर प्रदेश के एकदम पूरा बोला इलाका, यानी हमनी के देखो, ये हमनी के बिहार है, एक सटले नहीं कौन है, उत्तर प्रदेश, तो हमनी के इलाका, तो इन्हें से पश्चिम पड़ गया, एन्ने से करीब उत्तर हो गया, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका से, बिहार के पश्चिमी इलाका से, यानी पूरे इलाका से मजदूरों को ले जाया जाता था। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये लोग वहां पे जाते थे, पंजाब से भी जाते थे, हरियाणा से भी जाते थे, और जाते थे गन्ना इस सब के खेती के लिए, नगद फसल के खेती के लिए। कौन कौन देश, जैसे जमैका हो गया, फिजी हो गया, तो छोटा देश है, तुम ओकरा तो कब्जा कैले है, तो अलग अलग जगहों पे, टोबैको, मॉरिशस, इन सभी देशों में इनको ले जाया जाता था खेती करने के लिए। हाँ, ये सब छोटा छोटा है तो उतना नाम सब नहीं जानता है, लेकिन ये सब को कब्जा कर ले था। अब म्यांमार ये सबको जो है, ये लाओस, कंबोडिया, कौन जानता है उतना, लेकिन कब्जा था कि नहीं था फ्रांस के, उसी प्रकार, समझ गया। एक मिनट। अब है विश्व बाजार के महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व अगर पूछे तो बस यही 4-5 को पॉइंट लिख देना। पहला महत्व, देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करवाता है, इसलिए इसका महत्व है। दूसरा, विश्व व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, इसके विश्व बाजार करें, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है, और विदेशी व्यापार जब बढ़ता है तो लोगों के बीच, व्यापारियों के बीच कंपटीशन बढ़ता है, तो ये एक महत्व इसका हो गया। उसके बाद जो नए नए उद्योग खुलते हैं उनको नया नया बाजार मिलता है, नया बाजार मिलता है तो उद्योगों का और विकास होता है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, ज्यादा वहां पे रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आधुनिक विचार और चेतना का प्रचार प्रसार होता है, नए नए लोगों के विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनको हमको जानने का मौका मिलता है इसके वजह से। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होता है, क्योंकि अगर ये संबंध मजबूत नहीं रहेगा तो व्यापार सही से नहीं हो पाएगा, तो व्यापार सही से करना है तो संबंध बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब इसके महत्व है। आधुनिक विचार, आज के जो विचार है इसको कहते हैं आधुनिक विचार। अभी उपनिवेश में हमारे टॉपिक ना दिख रहा है, हम विश्व बाजार के महत्व बता रहे हैं तो उपनिवेश में घुसल है। विश्व बाजार के का महत्व है, का फायदा है, एक तरह से समझा, तो यही चीजें तो करता है। देखो एक पॉइंट ना समझ में आया, कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध बोले हैं, आधुनिक विचार ना समझा। अब जैसे मान लो अमेरिका के आजकल चल रहा है को खाली AI बनावे पर जोर देले है, तो उसका नया विचार है। हम लोग धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद में अभी लड़े पर पड़ल हैं, जात के नाम पर, तो वहां से एक आधुनिक विचार हमारे पास है ना कि देखो हमने लड़ने में व्यस्त है, वो स्पेस में एलन मस्क कह रहा है कि हमें 8 साल के अंदर ये प्रूफ कर देंगे कि एलियन होता है, तो उसका विचार कहाँ है। और हम लोग यह हैं कि हम प्रूफ कर देंगे कि मस्जिद के नीचे राम मंदिर है और राम मंदिर के नीचे मस्जिद है।
दोनों के विचार हैं और आज के विचार हैं, तो दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इन विचारों का लेन देन होता है। हम अपने तर्क के कसौटी पर कसते हैं उसको कि आखिर में सही कौन है, वो सही कर रहा है कि हम सही कर रहे हैं। तो इन विचारों का लेन देन किसके कारण? विश्व बाजार के कारण। अगर विश्व बाजार ना होगा, व्यापार नहीं होगा, तो एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो इन चीजों को हम नहीं जानेंगे। समझ गया? आधुनिक विचार समझ में आया? विचार चेतना वही है। ठीक, अब साम्राज्यवाद बता दें। जब हम अपने सीमा क्षेत्र को सैन्य शक्ति के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी। सब एक लाइन के है, समझने वाला चीज है ना, समझ में आया? अब देखो हमारे इतना बड़ा एरिया है नहीं कोचिंग के, हम तुनी के सेना में तैयार करके आने का मार के 5 लाठी दे के सके कहीं कि यहाँ ले अब हमर हो गलू कब्जा। इसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। अपना साम्राज्य को हम फैला रहे हैं, हमर है ना, लेकिन मार के कब्जा कर रहे हैं। समझ गए? तो ये साम्राज्यवाद कहलाता है। बस लाभ और हानि है। 10 मिनट 5 मिनट और। विश्व बाजार के लाभ देखो क्या हुआ है बुआ, और हानि भी हुआ है, दोनों देखते हैं। पहला लाभ, विश्व बाजार में व्यापार उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया है। जब विश्व बाजार आया तो व्यापार बढ़ा है, ठीक, उद्योग बढ़े हैं। इसने 3 सामाजिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर और मध्यम वर्ग, इन तीनों का जन्म किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण या विश्व बाजार के कारण? औद्योगिकरण से विश्व बाजार आया, विश्व बाजार से ये आया। समझ गए? औद्योगिकरण के में भी यही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फैक्ट्री लगाता था ना, फैक्ट्री के मालिक को पूंजीपति वर्ग, उसमें काम करने वाले मजदूर लोग, और जो शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील, ये सब जो बीच बीच में रह जाते थे उनको मध्यम वर्ग। हाँ हाँ, तो पूंजीपति किसका शोषण करेगा? श्रमिक करेगा, मजदूर के करेगा। हम कि एक शिक्षक किसका शोषण कर सकता है? छात्र के करेगा। किसका करेगा? वो डॉक्टर साहब के जाके हम शोषण कर लेंगे। हम डॉक्टर मरीज के करेगा, तो किसका करेगा जी? अरे तो श्रमिक मजदूर दोनों एक चीज होता है। लो, अरे गदावा, श्रमिक और मजदूर दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक ही हैं। समझा? हाँ, उसमें मजदूरों वर्ग था। मारेंगे एक झापड़। हाँ देखा, दोनों कैसे आ जाएगा? दोनों होगा तो दोनों सही होगा। सिर्फ अरे चुपचाप एक बात याद रखो, मजदूर और श्रमिक दोनों एक ही बात है, खाली पर्यायवाची शब्द है, जैसे पानी और जल होता है, बस उतने के अंतर है। तो मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग एक ही चीज है, ठीक ना? क्लियर हुआ ये चीज है। और देखो विश्व बाजार से लाभ का हुआ, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। आज जो बैंकिंग व्यवस्था चल रहा है वो किसके कारण? विश्व बाजार कारण। क्योंकि व्यापार चलाने के लिए पूंजी चाहिए, तो उसके लिए बैंक बने, जो इनकम है उसको जमा करने के लिए एक जगह चाहिए। तो ये आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का जन्म इससे हुआ। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण का विकास हुआ, उपनिवेशिक देशों में भी हुआ, भले कम हुआ, धीरे धीरे हुआ, लेकिन यहाँ भी औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण आया। ठीक, उसके बाद अगला फायदा, रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, संचार, शहरीकरण, इन सभी चीजों का विकास हुआ। ये सब इसी के कारण फैला। आखिर अंग्रेज यहाँ रेल क्यों लगाया? खनन मतलब कोयला इस सबके जो खन के निकाला जाता था, समझ गया, तो खनन में आ गया। तो क्यों किया? विश्व बाजार के कारण, बेचने खरीदने के लिए। बंदरगाह क्यों बनवाएगा? व्यापार करने के लिए। सड़क क्यों बनाएगा? व्यापार करने के लिए। उसके बाद संचार, कम्युनिकेशन की व्यवस्था क्यों की? ताकि हम आसानी से टेलीग्राफ के माध्यम से, फोन, बाद में जो फोन वगैरह टेलीफोन जो आएगा उसके माध्यम से हम यहीं पे रह के व्यापार अपना कर लें। तो उसी के वजह से ये सब का विकास हुआ। नई शिक्षा नीति क्यों लाई गई? कि लोग पढ़ेगा तो विकसित होगा, ज्यादा दिमाग रहेगा तो ज्यादा हमको काम करके देगा। और इन सब चीजों ने किसका जन्म दिया? शहरीकरण के। लोगों के पास जब आय बढ़ती है तो वो शहरीकरण की ओर बढ़ते हैं, वो अपने फैसिलिटी में बदलाव करते हैं, उच्च स्तर के जीवन जीते हैं, और वही चीज शहरीकरण का रूप ले लेता है। तो ये सब किसके कारण? विश्व बाजार के कारण। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों में तंबाकू, रबर, कॉफी, नील, इन सब चीजों के उत्पादन में बहुत बड़ा मतलब कि परिवर्तन हुआ, तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो ये सब बदलाव किसके कारण? विश्व बाजार के कारण। तो ये इसका लाभ है। अब देखो ये हानि का किया है। कोई भी चीज पूर्णतः सही नहीं होता है, वो सही और गलत दोनों होता है। लाभ है तो हानि भी है। पहला हानि,
इसने, इस लतखोरवे ने इन दोनों को जन्म दिया। इन दोनों ने जो तबाही मचाई है, बहुते मचाया, बहुत शोषण हुआ है। ठीक, तो विश्व बाजार के पहला हानि कि इसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। दूसरा हानि कि इसके वजह से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश इसके गुलाम बने, उपनिवेश बने, इनका आर्थिक शोषण हुआ। एग्जाम्पल में आप अपना भारत ले लीजिए, समझ गए। तीसरा चीज, ये कृषि को खा गया, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को खा गया। जो उपनिवेशिक देश के व्यापारी थे उनका व्यापार खा गया, उनको बेरोजगार बना दिया, वे लोग मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। तो ये इसका तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान, इनकी आजीविका छीन ली, तो वही चीज में आ जाएगा चौथा। ठीक, पांचवा देखो, इसके कारण उपनिवेशिक देशों में अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे संकट उत्पन्न हुए, ताकि इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य क्या था? फायदा कमाना है। तोर विकास और तोर भलाई को हमको ध्यान में नहीं रखना है, हमको बस फायदा होना चाहिए। तो इन सब संकटों को जो हम झेले, उसका कारण था औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और ये विश्व बाजार। ये सब के हानि है। हाँ जी, प्राकृतिक है। अगर तोरा नहर के व्यवस्था कर दिया जाए तो तू बच सकता है कि नहीं बच सकता है? तो पानी नदी में तो है, ये है। जैसे अब वो पट्टी बाढ़ आ जा रहा है, हमने दिन सूखा रहता, अगर इधर नहर के व्यवस्था कर देवे तो हमने के फायदा ना हो जाएगा। उधर के पानी इधर हमने ना ऑब्जर्व कर लेंगे, तो सरकार हमने के लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? कह रहा कि ले 5 किलो अनाज ले, पागला कहीं के, बाकी चीज लेके क्या कर रहे? देखने, समझ गया। तो इन सब चीजों का जो जन्म हुआ, ये जो हम गरीबी के मार आज तक झेल रहे हैं, ये इसी के कारण। औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, विश्व बाजार को जन्म दिया, उन सबका कुप्रभाव है। ये बुरा प्रभाव है, इसका हानि है। कुप्रभाव ही पूछे, बुरा प्रभाव पूछे, यही बात लिखना है। बुरा प्रभाव मतलब हानि, अच्छा प्रभाव मतलब लाभ, समझ गए। और देखो, इसने एक चीज को और जन्म दिया। जब साम्राज्यवाद आया तो उग्र राष्ट्रवाद भी आया। उदाहरण में आप हिटलर को ले लीजिए, उसमें इतना उग्रता आ गई राष्ट्रवाद को लेकर के कि छोटा विश्व युद्ध करवा दिया। तो उग्र राष्ट्रवाद आया, और उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना इस विश्व ने कभी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के युद्ध होगा। और एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो गया, और तीसरा भी होगा। ये तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि होगा। देखो, जब विश्व युद्ध होता है ना, तो कहेंगे कुछ ना बचेगा। विश्व युद्ध जो होगा उसमें कई सारे कारण होंगे। जब विश्व युद्ध होता है तो एक कारण नहीं होते हैं, लेकिन एक तत्कालिक कारण बन जाता है। कारण पहले से कई सारे तैयार रहते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जिसके बाद लड़ाई शुरू। तो घर में मम्मी चाची लड़ती है, तो लड़ाई के पीछे कई सारे वजह होते हैं, लेकिन वो दोनों सह रही है। एक दिन कोई ऐसा बात होता है जगह पर दोनों भिड़ जाती है, ओकरा बाद सब बात को कट के लड़ाई होता है। ई होलो। तो पहला विश्व युद्ध के कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बना वहां जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई सर्बिया की राजधानी बेसोनिया में। ठीक, साइबेरिया की राजधानी था। आर्क फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, उसकी हत्या हो गई। वही मेन कारण बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना हिटलर पोलैंड पर अटैक कर दिया, बहुने से होकर पक्ष में रूस ही सब लोग अटैक करते हैं, फ्रांस ब्रिटेन अटैक कर दिया, हो गया विश्व शुरू का। विश्व युद्ध के यही वो कारण है। कारण पहले से कई सारा था, ये वो कारण था जिसके वजह से युद्ध हुआ। हम तुमको पीट रहे हैं, तब पीटने का वही एक कारण नहीं है, पीछे से कई सारे कारण है जिसको हम सहते जा रहे हैं। उस दिन ओवरलोड हो गया, मार दिए एक तबड़ा खींच के, तो वो बन गया तत्कालिक कारण। उसके बाद हम बताएंगे कि देखो हम तुमको क्यों मारे हैं, ये तो वो कारण नहीं है, इसके पीछे और कारण है कि वो सब जोड़ के आज तुमको कूटे हैं। समझ में गया? तो ये सारी चीजें किसके कारण? विश्व बाजार या औद्योगिकरण या उपनिवेशवाद के कारण ही हुए हैं, या साम्राज्यवाद के कारण ही हुए हैं। समझ गए? तो आपके चैप्टर में इतना ही था।